हे व्हाट्सअप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है स्काई शार्क। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एरोप्लेन से जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी लोगों को यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कुछ ही मिनट बाद इनके साथ क्या होने वाला है। अब एरोप्लेन के अंदर एक छोटी बच्ची अपने डैड से पूछती है हमें और कितना टाइम लगेगा पहुंचने पे। उसके डैड कहते हैं हम अभी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं, अभी काफी टाइम लगेगा। वो लड़की एरोप्लेन से बाहर जब देखती है उसे बादलों पे शार्क नजर आते हैं। वो लड़की ये बात अपने डैड को बताती है तो उसके डैड कहते हैं शार्क समुद्र पे होते हैं ना कि बादल पे। दूसरी तरफ एक मोटा आदमी अपने कैमरे से एरोप्लेन के बाहर के नज़ारों को रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसे बाहर पे उड़ते हुए शार्क दिखते हैं जिसे आदमी चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब हमें एरोप्लेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे शार्क एरोप्लेन का पीछा कर रहे होते हैं और उस शार्क पे अजीब तरह के लोग भी बैठे हुए थे जिसने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। शार्क पे जितने लोग बैठे हुए थे वो सभी एरोप्लेन पे बिना टिकट के घुस जाते हैं और उन आदमियों का चेहरा आधा कंकाल जैसा लग रहा होता है जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो। और वो ज़ॉम्बी एरोप्लेन पे घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक एक करके वो एरोप्लेन पे बैठे सारे पैसेंजर को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। और आखिर पे एक शार्क एरोप्लेन के सामने आ जाता है। यह देखकर पायलट की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो शार्क उन्हें भी खा जाते हैं और एरोप्लेन जैसे ही क्रैश होता है सारे शार्क वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें यहाँ न्यूयॉर्क शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक प्राइवेट कंपनी के बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम करती है। वो कंपनी आर्मी को हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली गन प्रोवाइड करवाती है। अब हमें इस कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लग रहा होता है और उसकी एज लगभग 105 थी। तभी वो बूढ़ा आदमी एक खास तरह का इंजेक्शन अपने बॉडी पे इंजेक्ट करता है जिससे वो 105 साल का बुढ़ा 70 साल का हो जाता है। अब उस बूढ़े आदमी का नाम होता है रेक्टर जो अपनी छोटी बेटी के साथ उस एरोप्लेन पे हमले वाली वीडियो को देख रहा होता है और रेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है कि जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गया। दूसरी तरफ हमें आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेक्टर की बेटी डेबला को आयरलैंड पे किसी अनजान चीज़ की सिग्नल मिली थी जिसे वो चेक करने के लिए डेबला वहाँ अकेली चली जाती है। रेक्टर डेबला को वहाँ अकेले जाने से मना करता है लेकिन डेबला कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब डेबला अब उस जगह पे पहुँचती है जहाँ से उसे वो सिग्नल मिल रहा होता है। उसे सामने एक बहुत बड़ा शिप दिखता है जो कि आकार पे काफ़ी बड़ा होता है। यह सारी चीज़ें रेक्टर भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यह वही जहाज़ है जो आज से 100 साल पहले गायब हुआ था। डेबला जब उस शिप के अंदर जाती है तभी वहाँ आदमखोर खतरनाक ज़ॉम्बी डेबला के ऊपर हमला कर देते हैं। डेबला काफ़ी आसानी से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। डेबला जब थोड़ा और आगे बढ़ती है उसे एक बड़े से हॉल पे बहुत सारे डेड बॉडी टंगी हुई दिखती है जिसे जिंदा रखने के लिए उसके बॉडी पे एक पाइप इंजेक्ट किया हुआ होता है। रेक्टर डेबला को फ़ौरन उस जगह से निकलने के लिए बोलता है। अब डेबला बाहर जाने का रास्ता भूल चुकी थी। वो गलती से उस जगह पे पहुंच जाती है जहां शार्क ज़ॉम्बी मौजूद थे। डेबला लड़ने की कोशिश करती है तभी एक लेडी ज़ॉम्बी डेबला के बॉडी पे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है ताकि डेबला भी उनकी तरह बन जाए। मूवी का सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि डेबला उस शिप से बाहर भाग रही होती है जहां वो आसमानों में स्काई शार्क को देखती है जो कि इनविजिबल हो सकते हैं। शिप पानी पे जाने से पहले डेबला शिप से बाहर आ जाती है। अब मूवी का सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें रेक्टर के लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेबला को आइसलैंड से रेस्क्यू कर लिया गया है। रेक्टर जब डेबला के बॉडी को चेक करता है उसे डेबला के बॉडी पे अजीबोगरीब तरह के सिम्टम्स दिखते हैं जो कि उसके बॉडी को अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। रेक्टर डेबला को आराम करने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद डेबला के बॉडी पे वो वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। रात के टाइम पे रेक्टर जब अपने दोनों बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है एंजिला अपने डैड से पूछती है जब आपने शिप पे उन नाजी के डेड बॉडी को देखा तो आपने कहा जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हो। रेक्टर यहाँ पे सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि आज से तकरीबन 80 साल पहले जब ब्रिटिश की फौज ने जर्मन के लोगों पे हमला कर दिया था, नाजी ब्रिटिश फौज से डर के भाग रहे थे। ब्रिटिश ने जर्मन के बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे पे कर लिया था तो हिटलर ने अपने साइंटिस्ट लोगों को एक ऐसा सीरम बनाने को कहा जिससे लगाने से नाजी की फौज की ताकत 4 गुना हो जाए और वो बिल्कुल दरिंदे बनकर बिना डरे ब्रिटिश के सैनिकों को चुन चुन कर मार सके। रेक्टर बताता है कि मैंने वो वायरस तो बना लिया लेकिन चारों तरफ लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मुझे वो वायरस का एंटीडोट बनाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन कमांडर ने उस वायरस को सेना को देने का फैसला कर लिया। मैंने जब कमांडर को समझाया कि यह वायरस बहुत खतरनाक है, यह हमारे दिमाग के कॉन्शसनेस
वायरस को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अगर सैनिकों पे ये वायरस का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो इससे हमारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं जब तक इसका एंटीडोट नहीं बनाता तब तक आप इस वायरस को सैनिकों को मत देना। लेकिन कमांडर को ये सबसे कोई भी लेना देना नहीं था, उसे तो बस ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध जीतने से मतलब था। मैंने जब इस बात का विरोध किया तो कमांडर ने मुझे देशद्रोह करार देकर गोली मार दी और मैंने अपनी जान बचाने के लिए वो सीरम अपने पे इंजेक्ट कर लिया। और दूसरी तरफ कमांडर वो वायरस अपने सैनिकों को दे पाता उससे पहले ही ब्रिटिश आकर सारे नाजी को मार देते हैं। और उसके बाद मैं भाग करके अमेरिका आ गया और मैंने ये कंपनी खड़ी की। लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने वो वायरस आखिर बनाया क्यों। और तुमने जिन लोगों को आइसलैंड के शिप पे देखा था वो सारे लोगों ने सीरम खुद के ऊपर इंजेक्ट किया हुआ है और वो 100 साल से अभी तक जिंदा है। डेबला कहती है यानी ये सब के पीछे आपका हाथ है जिसके वजह से कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम सब सार्क के वो नाजी ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने पूरे न्यूयॉर्क शहर पे हमला कर दिया है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, कई बड़े बड़े बिल्डिंग तबाह हो जाते हैं। अब ये जो नाजी ज़ॉम्बी होते हैं इनका मेन टारगेट होता है आसमान में जो उड़ रहे एरोप्लेन है उस पर बैठे लोगों को मारना, जिससे अमेरिका की गवर्नमेंट सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर देती है और सारे लोगों को सुरक्षित जगह पे रहने के लिए कहती है। अब रेक्टर यहाँ पे सेना के जनरल से बात कर रहा होता है जहाँ एक एक करके डॉक्टर, साइंटिस्ट और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कॉन्फ्रेंस पे जुड़ जाते हैं, जहाँ साइंटिस्ट सभी को बताते हैं कि वो जो भी है जिन्होंने सार के ऊपर कुछ खास तरह का एक्सपेरिमेंट करके उसके बॉडी पे कुछ खास तरह का वायरस डाला गया है जो उन्हें ज़मीन के बाहर सांस लेने पे मदद करती है। और उनके बॉडी पे जो जेट्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से वो हवा में उड़कर किसी भी चीज़ों को मिसाइल से उड़ा सकते हैं। डॉक्टर बताती है कि सार की बॉडी और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और उस पर किसी भी तरह की गोलीबारी का कोई भी असर नहीं होता। अगर हमें उन सार्क का सामना करना है तो हमें उससे भी ज़्यादा और बड़े खतरनाक सार्क को बनाना होगा। रेक्टर कहता है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम उन सार्क से भी ज़्यादा खतरनाक सार्क बना सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस वो ज़ॉम्बी सार्क हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। प्रेसिडेंट कहता है हमारे पास फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम आदमखोर बड़े सार्क बनाना शुरू कर दो। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। दूसरी तरफ हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ बैठे लोग अपनी फ्लाइट्स के कैंसिल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्से पे होते हैं। अब रेक्टर की टीम वो आदमखोर सार्क को तो बना लेती है लेकिन ज़ॉम्बी सार्क को मारने के लिए उसे आसमान में विजिबल होना पड़ेगा। इसलिए रेक्टर प्रेसिडेंट से बात करके एक फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने के लिए कहता है ताकि वो ज़ॉम्बी सार्क को चारा दे सके। रेक्टर को मालूम है कि ये वो गलत कर रहा है लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब न्यूयॉर्क जाने वाले फ्लाइट्स को ओपन कर दिया जाता है और उस फ्लाइट पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि यह उनकी आखिरी फ्लाइट्स होने वाली है। और इधर रेक्टर भी अपने 2 बेटियों को स्पेशल कमांडो के साथ एक मिलिट्री जहाज पे बैठाकर न्यूयॉर्क जाने वाले फ्लाइट्स का पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि रेक्टर को ही मालूम है वो ज़ॉम्बी सार्क उस फ्लाइट पे पक्का हमला करेंगे। और एरोप्लेन पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, शहर के सारे फ्लाइट को छोड़कर सिर्फ हमारी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई। लेकिन इन्हें कौन समझाएगा कि ये और कभी भी कोई भी फ्लाइट्स पे बैठने लायक बचेंगे नहीं। कुछ देर बाद नाजी ज़ॉम्बी सार्क इनके एरोप्लेन के चारों तरफ घूमने लगते हैं और एरोप्लेन पे बैठे लोग बाहर पे उड़ते सार्क को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और प्लेन पे अफरा तफरी मच जाती है। तभी नाजी ज़ॉम्बी एरोप्लेन पे घुस जाते हैं और वो फिर एक एक करके सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं और साइड पे ज़ॉम्बी सार्क पूरे एरोप्लेन को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। एरोप्लेन के दोनों इंजन पे आग लग जाती है और एरोप्लेन नीचे समुद्र पे क्रैश हो जाती है। और दूसरी तरफ रेक्टर वो वायरस वाला एंटीडोट एंजिला को दे देता है, क्योंकि हो सकता है कि डेबला उस टाइम ज़ॉम्बी बन जाए, तो तुम वो एंटीडोट डेबला को दे देना। तभी डेबला को मालूम पड़ता है कि उसके डैड ने ज़ॉम्बी सार्क को मारने के लिए बहुत सारे मासूम लोगों को चारा बनाया है। डेबला को यह बात जैसे मालूम पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। तभी नाजी ज़ॉम्बी इनके प्लेन पे हमला कर देते हैं और इधर डेबला भी खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एरोप्लेन का गेट खोल देती है और एक एक करके वो सारे नाजी ज़ॉम्बी एरोप्लेन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जहाज पे स्पेशल कमांडो मौजूद थे जो नाजी ज़ॉम्बी को आसानी से मार देते हैं और एरोप्लेन के बाहर ज़ॉम्बी सार्क मिलिट्री एरोप्लेन को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर डेबला जब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है वो कमांडो चिप को गोली मार देती है। तभी एंजिला वो एंटीडोट डेबला को दे देती है जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। और इधर तब
पे एक बड़ा शार्क सभी ज़ॉम्बी शार्क को एक एक करके मारने लगता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि रिएक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, जिसने कहा था कि वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और आदमखोर शार्क बना सकता है। और वो शार्क का साइज इतना बड़ा होता है कि वो ज़ॉम्बी शार्क को निगल भी रहा होता है और वो बचे हुए शार्क के ऊपर मिसाइल से हमला करके सभी को मार देता है और मरे हुए शार्क एक एक करके समुद्र पे गिरने लगते हैं। यह सब देखकर जनरल और रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमने यह ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। तभी यहाँ पे हमें वही शिप को दिखाया जाता है जहाँ डेवला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी और हमें वहाँ पे लाखों की संख्या पे नाजी ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि अब जिंदा हो चुके हैं। और वहाँ की जो कमांडर है सभी को धरती पे हमला करने के लिए कहती है, यानी रिएक्टर का काम यहाँ पूरा नहीं हुआ है, असली तबाही तो यहाँ आने वाली है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।